को छू दिया। ये एंगल इसका सही बना। आ रहा हाँ ओके, आप बोलो। माइक माइक लाओ। ये ठीक है, दिख रहा है। स्टार्ट है अब। हेलो स्टूडेंट्स, अभ्युदय योजना द्वारा संचालित भूगोल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि अब आप लोगों की पढ़ाई सिस्टमेटिक और सिंसियरली स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि अब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। और मेरी जो लास्ट 2 क्लासेस हुई हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसको ठीक से समझा होगा और उसका होमवर्क भी आप लोग कर रहे होंगे। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक वगैरह हैं उन पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो टॉपिक जो क्लासेस होते जा रहे हैं उनको आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है कि बस जब क्लास हुआ उसी समय आपकी पढ़ाई हुई, उसके बाद आपने छोड़ दिया। आप वो सारा होमवर्क भी करेंगे। होमवर्क से मतलब है कि जो भी स्टडी यहाँ पे हो रही है उस स्टडी को एक बार आप अपने तरीके से ज़रूर करें। जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उस बुक में जो टॉपिक यहाँ समझाया जा रहा है उस टॉपिक को भी आप एक बार ज़रूर ध्यान से देखें। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व करें। ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके बाद अगर क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके एकदम सॉल्व हो रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या आ रही है तो फिर आपको थोड़ा और डिटेल में समझना होगा, आपको दोबारा से पढ़ना होगा और अपने टॉपिक को एकदम कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो लास्ट हमारा जो क्लासेस हुई हैं उन पे एक बच्चे की कुछ क्वेरी थी। मैंने कल उसको देखा तो वो कटिबंध के बारे में बोल रहा था कि सर आप कटिबंध एक बार से और समझा देते। हालांकि बार बार एक ही चीज़ को करना अभी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा मैं बस इस चीज़ को बताऊंगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और कटिबंध का जो रिलेशन है वो अक्षांशों के साथ होता है। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अक्षांश, 2 अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कटिबंध होता है। और 2 देशा कटिबंध या जोन होता है, और 2 देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम गोर या गोरे बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर ये ग्लोब है और ग्लोब में हमारे पास कोई भी अक्षांश है, ये दूसरा कोई भी अक्षांश है, ये कोई और अक्षांश है, ये कोई और अक्षांश है, इस टाइप से हम इसको मान सकते हैं, या आप इसको इक्वेटर भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है वो कटिबंध होता है। कोई भी अक्षांश ले लीजिए, कोई दूसरा अक्षांश ले लीजिए, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसको हम जोन या कटिबंध बोलते हैं।
ठीक है। इसी टाइप से इसके अपोजिट अब आप देखिए देशांतर की स्थिति क्या है। देशांतर की स्थिति ये होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। देशांतर सारे एक पोल से चल के दूसरे पोल पे एकत्रित हो जाते हैं, सब यहाँ मिल जाते हैं, नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी। इक्वेटर अगर हम यहाँ पे मानते हैं, देखिए दोनों का डिफरेंस, ठीक। तो इसमें जो ये वाली बेल्ट है यानी वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो ये जितने पार्ट मैं बना रहा हूँ वो सारे क्या हैं, जोन या कटिबंध होते चले जाते हैं। तो कोई भी दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम कटिबंध या जोन बोलते हैं। अब वो जैसी प्रॉपर्टी रखता है, अगर वो उष्ण रखता है तो हम उसको उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन बोल देंगे। अगर वो मिक्स वाली रख रहा है तो हम उसको टेम्परेट बोल देते हैं, टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध। और बिल्कुल ही ठंडा वाला रहता है तो हम उसको शीत कटिबंध या फ्रीज जोन बोल देते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि कटिबंधों के बीच का यानी अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है वो बदलता नहीं है, वो दूरी है जो वो बदलती नहीं। ये कोई भी अक्षांश, ये दूसरा यानी इक्वेटर से आप चल रहे हैं, फिर रेगुलर अगर आप देखते चले जा रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है वो बराबर रहता है, ये सारे के बीच बराबर रहता है। लेकिन देशांतर में आप देखिए यहाँ पे सारे मिल गए, सब शून्य हो गए, इनके बीच की दूरी, इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो ख़त्म हो गया। और जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं वो डिस्टेंस देखिए बढ़ता चला जा रहा है। तो देशांतर, दो देशांतरों के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर पे होता है। ये बात आपको याद रखनी होगी, बहुत ध्यान से इसको रखना होगा, क्योंकि ये काम आएगी, ये वाली प्रॉपर्टी भी काम आएगी और ये वाली प्रॉपर्टी भी काम आएगी, ठीक है। देशांतरों के बीच की जो दूरियां हैं वो शून्य कहाँ पे होती हैं, दोनों ध्रुवों पे, यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे अगर आप देशांतर के बीच की दूरी देखेंगे तो वो 0 हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, क्लियर है। और यहाँ से जैसे ही आप इक्वेटर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सारी जो डिस्टेंस है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी और मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे हो जाएगा, वो इक्वेटर पे आके हो जाएगा। इसके अपोजिट अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं हम इक्वेटर टू पोल जाएं तो जो लॉन्गिट्यूड्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो जाता है और पोल पे पहुंचते पहुंचते वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये जोन, इसको हम बोल देते हैं ये सारे, इसको हम गोर या गोरे और इसको हम जोन, ठीक है। अब एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी दिमाग में आ रहा है, मैं आपको बता दूं, आ चुका है। एक क्वेश्चन था कि एक भालू, ठीक है, एक भालू अपने स्थान से, अच्छा एक बात और मैंने आपको बोली कि हमेशा हमें भूगोल में ये ध्यान रखना है, एक इस टाइप से बना लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि एक भालू अपने स्थान से, आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हम ये वाला जो पूरा है यहाँ रख लेते हैं। अगर इसको ऐसे कर लेते हैं तो क्या होगा, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ये हम अपने दिमाग में भी रखते हैं कि ऐसा एक हम इसको मान लेंगे कि ये कोई भी मैप है, कोई ग्लोब है, कोई भी ऐसा भूगोल से संबंधित कोई भी चित्र है, तो आप उस पर क्या करेंगे, सीधा सा ये अप्लाई कर दीजिए, आपको अपने आप वो एक मैप लगने लगेगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। मैप में क्या है, मैप में लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स और डायरेक्शन, ये 3 चीज़ें होना, और स्केल, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, स्केल एंड डायरेक्शन, अगर ये चारों चीज़ें हैं तभी वो मैप होगा, अदरवाइज वो आप कोई भी ड्राइंग आपकी हो जाएगी, स्केच हो जाएगा, ठीक है। मानचित्र नहीं हो सकता। मानचित्र के लिए क्या है कि ये चारों विशेषताएं होनी जरूरी है, जो जिसमें कि अक्षांश भी हो, देशांतर भी हो और दिशा भी हो, और उसके साथ साथ क्या हो, स्केल भी हो, ठीक है। स्केल आपने देखा होगा कि स्केल हर जगह, हर मैप के साइड में लगा होता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, या इसको बड़ी संख्या में, ठीक है। फैन थोड़ा तेज कर देना, थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था कि एक भालू अपने स्थान से 5 किलोमीटर दक्षिण चलता है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, एक भालू अपने स्थान से 5 किलोमीटर दक्षिण चलता है, इसके अकॉर्डिंग चलते रहिए। उसके बाद वो क्या करता है, 10 किलोमीटर पूरब चलता है, ठीक है। और फिर वो 5 किलोमीटर उत्तर चल देता है। 5 किलोमीटर पहले वो दक्षिण चला, फिर 10 किलोमीटर वो
पूरब चला और फिर वो 5 किलोमीटर उत्तर चला। तो इसके बाद वो अपने ही स्थान पे पहुंच गया, यहाँ तो नहीं पहुंच रहा, ठीक है, अपने ही स्थान पे पहुंच गया। तो बताइए भालू का रंग कैसा होगा? ये क्वेश्चन एक बार आया था। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप सिर्फ देशांतर देख लीजिए, लॉन्गिट्यूड देख लीजिए कि उस भालू ने कोई लॉन्गिट्यूड पकड़ा और उस लॉन्गिट्यूड के सहारे वो चलता रहा। सपोज दैट वो यहाँ खड़ा था और यहाँ से वो चला 5 किलोमीटर दक्षिण, मैंने बोला 5 किलोमीटर दक्षिण चला, 10 किलोमीटर पूरब चला यानी इस साइड में चला। यहाँ चलते हुए उसने कोई भी एक क्या किया, लॉन्गिट्यूड पकड़ लिया, फिर से ये वाले पे आ गया, ठीक है। मान लीजिए 5 था तो 5 थोड़ा छोटा कर देते हैं, 5 यहाँ कर देते हैं ये, और यहाँ से 10 ये कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर वो 5 चला, अब इसने कोई लॉन्गिट्यूड पकड़ लिया और 5 किलोमीटर यहाँ चल के इधर आ गया। और कहाँ पहुँच गया? अपने ही स्थान पर पहुँच गया। तो बताइए उसका रंग कैसा था? तो वो आर्कटिक हो गया, तो पोलर बियर हो गया, उसका रंग सफ़ेद हो गया, वाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना है कि हमारे देशांतर और अक्षांश जो पूरे ग्लोब को, पूरी पृथ्वी को पढ़ने के लिए बनाए गए हैं, तो उनकी भूमिका क्या है, उनका रोल क्या है। क्वेश्चन के स्टेप ज़रूरी नहीं है ऐसा क्वेश्चन भूगोल में ही है, एक नॉर्मल कंपटीशन में भी आ जाता है। तो आप उसको इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप किसी पुरानी कोई क्वेरी नहीं रही होगी। अब हम अपना टॉपिक आगे चलते हैं। और डेली आप लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, लेकिन आज आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। डरिए मत, हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री नहीं, यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, अर्थ का हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी पृथ्वी का इतिहास क्या है, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास क्या है, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट पर नहीं जा रहा हूँ मैं, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास क्या है। भूगर्भिक बोलते हैं जियोलॉजी, ठीक है। भूगर्भ मीन्स भूगर्भ, पृथ्वी के अंतरतम में क्या है, अंतरतम कैसा है, वो भूगर्भ होता है, ठीक। तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा की थी, काफ़ी कुछ पढ़ा था। तो अब पृथ्वी की उत्पत्ति हो चुकी, उत्पत्ति के बाद की क्या स्थिति है और उस स्थिति से अब तक की क्या परिस्थितियां हैं, पृथ्वी में क्या क्या चेंजेज आए, पृथ्वी के साथ क्या घटनाएं घटी, पृथ्वी में क्या हुआ, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। या जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी इसको बोला जाता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति यानी जो हमारी पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले भी आप कह सकते हैं, या 4.6 बिलियन ईयर्स एगो भी कह सकते हैं, या 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और उस समय से लेके आज तक का जो समय है वो पृथ्वी की पूरी एक आयु हो गई, एक लंबा समय हो गया। उस समय को पूरे उस समय को हम पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जिस समय में हुई उस समय से लेके आज तक क्या पृथ्वी में की जो संरचना है या पृथ्वी में कोई भी चेंज नहीं आया होगा, ठीक है। अवश्य आया होगा चेंज, क्योंकि ये सारी भौगोलिक घटनाएं हैं, जलवायु है, और ये मौसम संबंधी क्रियाएं हैं, ये सब, इन सब से क्या होगा, या विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, ज्वालामुखी घटना है, भूकंपीय क्रियाएं हैं, ठीक है। तो ये सारी जो पृथ्वी का उसके आसपास के अपने वातावरण के साथ जो संबंध है उसके परिणाम स्वरूप क्रियाएँ हो रही हैं, तो उन सब का रिजल्ट हमें पृथ्वी पर दिखाई देता है, ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके आज तक का जो समय है उस पूरे समय को हम पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास कहते हैं, ठीक है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो यहाँ इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, और उस समय से लेके आज तक का जो समय है उस समय अंतराल को हमने अलग अलग बड़े बड़े कालखंडों में बांटा है, ठीक है, या बांटने का प्रयास किया है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी कितनी पुरानी है, पृथ्वी 4.6 अरब वर्ष पुरानी है,
ठीक, पृथ्वी की के भूगर्भिक इतिहास को बताने का या समझाने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी विद्वान बफन ने किया था। बफन, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा कि कल भी मैंने बफन का जिक्र किया था। कल हम लोग किसकी बात कर रहे थे? पृथ्वी की उत्पत्ति की बात कर रहे थे, और आज हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति का सर्वप्रथम जो प्रयास था वो भी बफन ने किया था, और पृथ्वी के भूगर्भिक काल को समझाने का जो प्रथम प्रयास था वो भी किसने किया था? बफन ने किया था। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी अपनी उत्पत्ति के समय किस स्थिति में रही होगी, कैसी उसकी अवस्था होगी। तो आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा होगा कि पृथ्वी अपनी उत्पत्ति के समय एक ज्वलित गैसीय पिंड, या आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आग का गोला भी कह देते हैं। तो पृथ्वी, आप मानिए कि पृथ्वी एक ज्वलित गैसीय पिंड थी। कब? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो अपनी उत्पत्ति के 0.6 बिलियन ईयर्स टाइम के बाद पृथ्वी क्या हुई? उस पर जमना शुरू हुआ, उस पर क्रस्ट का निर्माण हुआ, उसकी परपटी बननी शुरू हुई। परपटी मीन्स जो एक आग का गोला मान लीजिए ऐसे कुछ था, तो उसका एक सॉलिड फॉर्म बनना तैयार हुआ। अब पृथ्वी क्या है? अंदर तक उसमें चट्टानें भरी हुई हैं सब में, तो क्या होगा? डिफरेंट एक लंबा समय हो गया, उस लंबे समय में क्या होगा? चट्टानों में जमाव भी अलग अलग तरह के होंगे। अगर हम पृथ्वी की संरचना को, पृथ्वी की मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसको हम इसकी सतह से यानी बाहर से लेके अंदर की तरफ अगर जाते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप की लेयर्स मिलेंगी, कहीं सॉलिड, कहीं सेमी सॉलिड, कहीं कुछ और ज़्यादा स्थिति, अलग स्थिति। ठीक है, तो वो क्या है? वो सब पृथ्वी जब अपनी उत्पत्ति के समय आग का गोला थी, गैसियस स्टेट में थी, तो गैसियस स्टेट से या आग का गोला की स्टेट से धीरे धीरे वो ठंडी होनी शुरू हुई। और ठंडी कब उस पर पहली बार क्रस्ट का निर्माण हुआ, यानी 4.6 बिलियन में जब उसका जन्म हुआ, आप ऐसे भी कह सकते हैं, या उत्पत्ति हुई, उस समय से लेके 0.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है, के अंदर ही वो क्या हो गई? उस पर क्रस्ट का जमाव हो गया। ठीक है, अब समस्या ये आती है कि इतने बड़े कालखंड को हम किस तरीके से बांटेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उसका जो टेबल बना हुआ है बुक्स में, कई जगह जो उसमें टर्म्स यूज़ किए गए हैं वो बड़े काफ़ी टफ होते हैं, तो उनको बहुत इजी वे में आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। कल एक बच्चे का ये भी था कमेंट कि टर्मिनोलॉजी सर थोड़ी कम इस्तेमाल कीजिए, लेकिन भूगोल है तो भूगोल में नए नए टर्म्स आएंगे, उनको आपको सीखना होगा, समझना होगा, और अपनी डेली लाइफ में उसको प्रैक्टिस करनी होगी, तो आपको इजी लगने लगेगा। पहली बार अगर आप कोई टर्म नया सुन रहे हैं तो आपको कठिन लग सकता है, लेकिन अगर आप उसका मीनिंग जान जाएंगे तो बहुत ईजी लगेगा। और मीनिंग जानने के लिए मैं आपको एक और छोटी सी बात बता देता हूँ। जब भी आप कभी भूगोल पढ़ेंगे, शायद मैंने हो सकता है पिछले 2 क्लासेस में बताई हो, तो उस समय फर्स्ट पैरा में किसी भी बुक को पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी अगर नया टर्म यूज़ हुआ है तो उसमें लिखा होगा कि ग्रीक भाषा में इसका मतलब ये होता है, या लैटिन भाषा में इसका मतलब ये होता है, या ब्रिटिश लैंग्वेज में इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो डिफरेंट इसका जो ओरिजिन हुआ वो ग्रीक स्कूल से ही हुआ था, तो वहाँ से जो टर्म स्टार्ट हुए थे वो ग्रीक स्कूल से ही स्टार्ट हुए थे। फिर ग्रीक कहाँ? उसमें यूरोप में पड़ता है, फिर उसमें जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब उसके आसपास के देश थे, तो वहाँ तक ज्ञान धीरे धीरे फैला, और वहाँ से फिर लोगों ने चीज़ों को और नए नए रूपों में कहना स्टार्ट किया, तो वो चीज़ें धीरे धीरे चेंज हुई, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट होती है, इंग्लिश के बाद फिर वो हमारे पास तक पहुँचती हैं। ठीक है, तो टर्म्स का आप विशेष ध्यान रखें, उनका आप मीनिंग ज़रूर समझ लें कि वो कौन सी भाषा से लिया गया है और उस भाषा में उसका क्या अर्थ होता है, फिर उसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश से फिर हम इसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो टर्म्स का आप विशेष ध्यान रखें। ये अब बहुत सारी टर्म्स अभी आज यूज होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा। ये भी एक टेक्निकल सेक्शन जैसा है, परसों की क्लास जैसा है, तो बहुत ध्यान से आप इसको समझिए, सुनिए, और पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठिए, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ यहाँ पे नोट करना है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो अब समस्या ये है कि पृथ्वी का जो इतना विस्तृत एक टाइम है, उस टाइम को हम कैसे पढ़ने के लिए, अपनी सुविधाजनक बनाने के लिए कैसे हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से लेके क्रस्ट बनने तक का जो समय था, उस समय को क्या कह दिया गया? एजोइक इरा कह दिया गया।
ठीक है। एक बात और बता दूं, इसमें इस टाइप से डिवीज़न करेंगे हम लोग कि सबसे पहले सबसे बड़ा कालखंड, फिर उससे छोटा कालखंड, फिर उससे छोटा कालखंड। जैसे कि हम एक सिंपल एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए एक साल, एक होल ईयर टोटल कंप्लीट हो गया कि भाई साल 2021, इसके बाद 2022, तो साल 2021 में क्या क्या घटनाएं हुई, तो 2021 का पूरा इतिहास हो गया, 2021 का पूरा रिकॉर्ड हो गया कि इस 2021 में क्या हुआ, यानी एक साल में क्या हुआ। अब आप देखिए कि उस एक साल में कोई घटना हुई है तो हम उसको कब लिखेंगे कि घटना कब हुई, 2021 में लिख दी कब हुई, लेकिन उससे एकदम और चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही कि कब हुई। उसमें खाली ईयर तो पता चल गया, लेकिन पर्टिकुलर डे डेट वो सब कुछ नहीं पता चला। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मंथ में जाते हैं, ठीक है। यानी एक साल, उसके अंदर 12 महीने, तो हर महीने में कोई घटना, जिस महीने में जो घटना घटी है उसको उस महीने का नाम हम दे देते हैं। फिर किस डेट को या डे को हुआ है, तो एक साल, उसके 12 महीने, उसके बाद एक महीने में 4 सप्ताह भी होते हैं, फिर सप्ताह में दिन भी होते हैं। तो आप सप्ताह को वीक्स को छोड़ दीजिए, आप याद रखिए एक साल, उसके 12 महीने और उसके दिन, ठीक है। तो उससे एक्यूरेसी आ जाएगी कि पर्टिकुलर इस डे या इस डेट को ये घटना घटी है। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उसको हमने बड़े बड़े कालखंडों में विभाजित करते हुए फिर उनको छोटे कालखंडों में विभाजित किया है, फिर उनसे छोटे कालखंडों में विभाजित किया है और वर्तमान स्थिति तक लेकर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे पास टोटल था उसको पहले हमने दो एरा मीन्स महाकल्प, इसको कहते हैं महाकल्प, ठीक है। समय का एक बड़ा भाग जिसको हमने क्या कह दिया, एरा या महाकल्प, ये आपको ध्यान रखना है। तो एजोइक, इसको कह दिया हिंदी में अजीबी, अजीबी महाकल्प, ठीक है। और दूसरा जोइक एरा, जिसको हमने कह दिया जीवी महाकल्प, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कब तक था, जब पृथ्वी अपनी उत्पत्ति से लेके और उसमें क्रस्ट का निर्माण हुआ, उस समय तक का जो समय था उसको क्या कहा गया, जोइक एरा, एजोइक एरा, सॉरी, अजीबी। इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत स्लो आज चलेंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और मोस्टली लोग इसे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है। और ये जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, इसमें जो विभिन्न काल खंडों में घटनाएं घटी हैं वो सारी घटनाएं आपको आगे भूगोल के हर टॉपिक में कहीं ना कहीं मिलेगी और सीधे उसमें नाम होगा कि इस कालखंड में ये घटना घटी, तो आपको उस घटना को उस जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके साथ कोरिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से समझिए कि जो पृथ्वी का स्टार्टिंग वाला यानी प्राचीन जो इतिहास था, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय के तो कुछ सालों बाद वाला, उसको हमने क्या किया, एजोइक एरा और जोइक एरा में डिवाइड किया। तो एजोइक एरा या अजीबी क्या हुआ, जब पृथ्वी, अभी मैंने बोला कि अपनी उत्पत्ति के 0.6 बिलियन ईयर्स के समय में ही वो क्या हो गई थी, उस पर क्रस्ट का निर्माण होने लगा था, ठीक है। भूपर्पटी, क्रस्ट को भूगोल की भाषा में, हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं। आपको याद रखना है, भूपर्पटी शब्द बहुत आगे यूज़ होगा। भूपर्पटी और क्रस्ट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, भूपर्पटी या क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट का निर्माण यहाँ हो गया था कब, एजोइक एरा में, अजीबी महाकल्प में। उसके बाद क्रस्ट के निर्माण से लेके अब तक का जो समय, उसके बाद उन्होंने इसको कहा जोइक एरा कह दिया, ठीक है। दो बड़े समय हो गए। अब इस जोइक एरा को भी अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा गया, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। आप यहाँ पे थोड़ा नोट करते हुए चले, पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, उसके बाद 0.6 बिलियन ईयर्स में ही क्या हुआ, उस पर क्रस्ट का निर्माण होने लगा, ठीक है। और पहला प्रयास किसने किया, बफन ने किया। ये बात आपको, तीनों ही बातें यहाँ तक। उसके बाद हमने जो पहली कैटेगरी बनाई वो एजोइक और जोइक बनाई, यानी अजीब और जीव या अजीबी या जीबी, ठीक है। अब फिर उस जीबी को, जो जोइक एरा बचा, उस जोइक एरा को फिर हमने और कई स्टेजेस में या कालखंडों में डिवाइड किया।
आप इस टाइप से फ्लो चार्ट आप जैसे भी चाहें बनाना, इस टाइप से ही बना सकते हैं। टेबल इस टाइप से फ्लो चार्ट ऐसे करके भी बना सकते हैं, लेकिन फ्लो चार्ट आपको बनाना ज़रूर है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। एक बार मैं आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ, फिर डिटेल में हम 1 बाय 1 उसको करेंगे। तो एक बार समझ लीजिए, तो जोइकिरा को फिर हमने अलग अलग टुकड़ों में बांटा, अलग अलग कालखंडों में बांटा, जिनमें से आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, ठीक है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक या कैनोजोइक और नियोजोइक। ये सारे टर्म्स बिल्कुल आपको नए लग रहे होंगे। जो भी मैंने ये शब्दावली प्रयोग की है वो आपको बड़ी कठिन या अटपटी सी लग रही होगी, लेकिन आपको ध्यान देना है बस इनका जो मीनिंग है, जैसे प्रोटीरोजोइक है या मेसोजोइक है, आप देखिए थोड़ा थोड़ा उनको अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है कि प्रोटीरो का मतलब प्राचीन हो सकता है, मेसो का मतलब मध्य हो सकता है, सीनो या नियो का मतलब नया हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक हम वहाँ पे भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि जो टर्म्स हमारे सामने आ रही हैं उसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो ये जो जोइकिरा था उसको प्रोटीरोजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। तो ये एंशिएंट टू मॉडर्न आए हम, ठीक है, प्राचीन से नए की तरफ आए, प्राचीन से नवीन की तरफ आए। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। हम पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हुई, उस दिन से लेके आज तक के समय को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका हम देख रहे हैं। और ये क्यों किया? पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जमावों को देखकर या विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें हैं उनकी आयु को, उनकी गुणों को, उनकी विशेषताओं का अध्ययन करने के आधार पर हम इस नतीजे तक पहुँचे, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पूरा स्टडी क्या है? जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, ठीक है। हिंदी में भी लिख दूं, कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर हिंदी में आप नहीं लिखते हैं। पृथ्वी का भूगर्भिक ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे? एजोइक, अजीवी को हमने समझ लिया। उसके बाद जो दूसरा पार्ट बचा वो क्या बचा? जीवी या जोइक एरा। अब उस जोइक एरा को हमने क्या किया? अलग अलग कालखंडों में डिवाइड किया, जिनमें से प्रोटीरोजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक और मेसोजोइक, सीनोजोइक या कैनोजोइक और नियोजोइक, ठीक है। अब इसको भी छोड़ दीजिए, अब जोइक का काम खत्म हो गया। अब हमें क्या मिला? अब हमें मिला प्रोटीरोजोइक, ठीक है, आर्कियोजोइक, उसके बाद पैलियोजोइक और मेसोजोइक, सीनोजोइक या कैनोजोइक। सीनोजोइक या कैनोजोइक में प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, आप को जो अच्छा लगे। कुछ बुक्स में कैनोजोइक लिखा होता है, कुछ में सीनोजोइक लिखा हुआ होता है, ठीक है। कैनोजोइक या सीनोजोइक, और लास्ट हमारा क्या बचा? नियोजोइक, नवजीव या नवीन जीव जिसको हम बोल देते हैं। तो हमें अब ये ध्यान रखना है कि इन विभिन्न कालखंडों में क्या क्या घटनाएं घटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक। अब इनको भी देखिए, यहाँ पे भी जो हमने आर्कियोजोइक या प्रोटीरोजोइक इस टाइप से जो कालखंड बनाए हैं, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, ठीक है, ये सब कालखंड बनाए हैं। तो यहाँ पे भी एक साइकिल चलती है, यहाँ पे भी एक चेन चलती है, या यहाँ पे भी एक ऑर्डर चलता है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो जिसमें सबसे बड़ा जो कालखंड होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? ईयोन बोल देते हैं, ईयोन्स बोल देते हैं, ईयोन, सबसे बड़ा कालखंड, ठीक है। तो प्रोटीरोजोइक और आर्कियोजोइक, इन दोनों को मिला के जो कालखंड बनता है उसको हम ईयोन की संज्ञा भी दे देते हैं, ठीक है। प्रोटीरोजोइक और आर्कियोजोइक, ये दोनों को मिला के एक बड़ा कालखंड बनता है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? ईयोन नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कालखंड बनते हैं उसमें क्या क्या बनता है? सबसे पहले एरा यानी महाकल्प,
एरा, पीरियड और इपॉक। यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, महाकल्प, एरा, ठीक है, महाकल्प, चलो इंग्लिश में ही रहने देते हैं, एरा, उसके बाद पीरियड और इपॉक, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है। जब ये तीन चीज़ें आपको याद होंगी तो बाकी का जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। आपको मैंने ये बता ही दिया कि जो प्रोटीरोजोइक है, आर्कियोजोइक है, उनको मिला के एक बड़ा कालखंड बनता है, तो वो इससे भी पहले हो गया, जिसे आप कहेंगे इयोन्स, ठीक है। इयोन्स, एरा, पीरियड और इपॉक। एक बात और, यहाँ जो मैं आपको ये कालखंड या जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। कुछ बुक्स में यहाँ आपको थोड़ा चेंज भी दिख सकता है, तो वो आप देख लें कि आप किसको आधार मान रहे हैं, और आप एनसीईआरटी को आधार मानकर ही चलें। और एनसीईआरटी में इसका एक टेबल भी दिया हुआ है, उस टेबल को आप ज़रूर आज देखें, और उसमें जो चीज़ें यहाँ पे अगर कुछ आपको नहीं क्लियर हो वहाँ से एक बार पढ़ने की कोशिश करें, फिर भी ना हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालें, ठीक है। यहाँ अगर ध्यान से समझ रहे होंगे, पेन पेपर कॉपी लेके बैठे होंगे, आप इसको नोट करते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपको अभी बताया कि एरा, पीरियड और इपॉक ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी का हमें ज़्यादा यूज़ करना है आगे, ये चीज़ें हमें ज़्यादा यूज़ होंगी आगे, इन्हीं कालखंडों में घटनाएं घटी हैं, ठीक है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे इयोन्स का, तो इयोन्स में क्या आता है, प्रोटीरोजोइक और आर्कियोजोइक। एंड आर्कियोजोइक, ठीक है। अब आप देखिए, ये वो समय था जब पृथ्वी आग के गोले से ठंडी होकर ठंडी होने की स्थिति में थी। तो सोचिए, जब आग के गोले से धीरे धीरे वो ठंडी होने वाली है, हो रही है, उस स्थिति में क्या होगा, वहाँ पर चट्टानों का जो जमाव होगा वो किस प्रकार का होगा, वो ग्रेनाइट टाइप का होगा, ठीक है। क्योंकि वो आग का गोला थी, गर्म थी, तप्त अवस्था में थी, और तप्त अवस्था से जब वो धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी तो क्या होगा, कौन सी चट्टानें बनेंगी, ग्रेनाइट रॉक्स बनेंगी। तो आप कह सकते हैं संपूर्ण जो काल था ये वाला, और इस पूरे को मिला के एक और नाम भी कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एरा। अब ये प्री कैम्ब्रियन ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इन सबको भी पीछे एक साइड कर दिया जाता है। प्री कैम्ब्रियन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्री कैम्ब्रियन मान के आप विशेषता याद रखेंगे। अब तो क्या विशेषता याद रखेंगे कि प्री कैम्ब्रियन एरा जो था, उस प्री कैम्ब्रियन एरा में जो रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ वो फॉर्मेशन कैसा था, वो ग्रेनाइट टाइप का था, ठीक है। कारण क्या है, आप समझ रहे हैं ना कि पृथ्वी गर्म अवस्था में थी, पृथ्वी तप्त अवस्था में थी, और वो तप्त अवस्था से धीरे धीरे जब वो ठंडी होने की स्थिति में आ रही है, तब उसमें क्या हो रहा है, चट्टानों का जो जमाव हो रहा है। क्योंकि चट्टानों के जमाव का अध्ययन करके ही हम इस इतिहास को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिसके लिए उल्का पिंड और चंद्रमा की जो चट्टानें हैं उनकी भी स्टडी की गई, ठीक है। उसी आधार पे हम ये पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको इनको भी आप एक समझ के थोड़ा सा एक साइड माइंड में रख दीजिए, और इससे नया ले लीजिए प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन आपको ध्यान रखना है। अब प्री शब्द जुड़े होने के कारण आपको समझ जाना चाहिए कि प्री मतलब पहले मतलब कब, प्राचीन समय कब, पृथ्वी की उत्पत्ति के आसपास का समय, ठीक है। उत्पत्ति के आसपास का कौन सा समय, जब वो उसकी जो सरफेस थी उस पर क्रस्ट का जमाव हो चुका था, ठीक है। तो संपूर्ण प्री कैम्ब्रियन जो टाइम था उसमें क्या हुआ, उसमें आपको ग्रेनाइट चट्टानें मिलेंगी, ठीक है। अब एक बात और समझिए, जब पृथ्वी आग के गोले से ठंडी हो रही है, चट्टानों का जमाव हो रहा है,
तो चट्टानों के जमाव होने में क्या हुआ, उसके जो पृथ्वी के आसपास का भाग था, उसका जो सराउंडिंग था, उसका जो एटमॉस्फेयर था, कल मैंने आपको एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर सारे पार्ट भौतिक भूगोल के बताए थे। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी स्थलमंडल लिथोस्फीयर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसका आवरण वायुमंडल। तो उसका जो वायुमंडल था बहुत घना, चारों तरफ से पृथ्वी को उस घने वायुमंडल ने घेर लिया और उसमें जो जलवाष्प थी वो संघनित हुई, कंडेंस्ड हुई और एक महावर्षा हुई, एक वर्षा हुई। उस वर्षा से क्या हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो उन महासागर, उस समय जब महासागर का निर्माण हुआ, उन्हीं महासागरों में, आदि महासागर में जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। जीवन कहा मैंने, मानव नहीं कहा, इस बात का ध्यान रखें। जीवन की उत्पत्ति, जीव, लिविंग थिंग्स, अभी तक लिविंग थिंग्स नहीं थे कोई भी, ठीक है। और मैंने कहा चट्टानें ग्रेनाइट टाइप की थी, इसका मतलब जब रॉक्स ग्रेनाइट टाइप की हैं तो उसमें फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, जीवाश्म नहीं मिलेंगे, समझ गए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक या प्री कैम्ब्रियन में आप कहेंगे रॉक्स ग्रेनाइट थी और उनमें कोई जीवाश्म, कोई जीवावशेष नहीं था, कोई फॉसिल्स नहीं थे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक और नया टर्म, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी स्लो चलने की, आप समझते रहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो इसमें प्री कैम्ब्रियन टाइम में एक हलचल हुई, गतियाँ हुई, गतियाँ होती हैं, मूवमेंट होते हैं। कल इंडोजेनेटिक फोर्सेस की हम बात कर रहे थे, तो पृथ्वी की सतह के अंदर जो गतियाँ होती हैं वो सब इंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंतर्गत होती हैं। तो गतियाँ हुई और वो गतियाँ क्या हैं, वही फोर्सेस हैं, इंडोजेनेटिक फोर्सेस कहें या अंतर्जात बल कहें या आंतरिक बल कहें। तो उस पृथ्वी के अंतरतम, अंतरतम मीन्स उसकी सतह से अंदर तक का जो हिस्सा है, यानी ये सतह है और ये केंद्र है, तो केंद्र तक का जो हिस्सा है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, हलचल होती रहती है। हलचल मीन्स कभी आप देखते हैं भूकंप आ गया तो यहाँ कोई हलचल हुई, उसका रिजल्ट आपने सरफेस तक देखिया, यहाँ से मैग्मा निकला और वो लावा के रूप में यहाँ फैल गया, तो हलचल तो यहीं से शुरू हुई, ठीक है। तो हलचल शब्द, इस पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, फोकस रखना है। तो इस समय में एक हलचल हुई जिसको कहा जाता है चर्नियन हलचल या प्री कैम्ब्रियन हलचल, प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी। देखिए अब एक और नया शब्द आया, ओरोजनी। ओरोज, ओरोज क्या है? ओरोज का मतलब होता है माउंटेन। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्लास के समय बताया था कि भूगोल पढ़ते समय हमें डिफरेंट ऐसे नए नए टर्म्स, वर्ड्स मिलेंगे जिनको हमें, वो अलग भाषाओं से लिए गए हैं, अलग देशों के लिए गए हैं, उनको फिर हमें कन्वर्ट करना होता है। तो ओरोज, ओरोज का मतलब होता है माउंटेन, और ओरोजनी का मतलब हो गया ओरोजेनेसिस, पर्वत उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण। तो अब आप एक बात भी समझते चलिए कि पृथ्वी जब आग का गोला थी और आग के गोले के साथ साथ वो जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जा रहा है वो चीज़ें उस पर चेंज होती जा रही हैं। आप देखिए इस वर्तमान स्थिति में पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, महाद्वीप भी हैं, महासागर भी हैं, झरने हैं, झीलें हैं और विभिन्न प्रकार की अन्य तृतीय श्रेणी के उच्चावच, रिलीफ ऑफ थर्ड ऑर्डर मिलते हैं आपको। तो वो सब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय तो नहीं थे, ठीक है। तो धीरे धीरे वो चेंजेस हुए। तो प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में क्या हुआ, एक हलचल हुई, उसको हलचल कहते हैं या उसको ओरोजनी कहते हैं। तो वो हलचल, उसको कहते हैं चर्नियन हलचल या प्री कैम्ब्रियन हलचल, ठीक है। तो उस हलचल के परिणाम स्वरूप कुछ पर्वतों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो अब उसमें हम देख सकते हैं वो कौन कौन से पर्वत कहाँ कहाँ पे बने। देखिए यहाँ ये मैप आप देख सकते हैं, यहाँ पर लॉरेंशियन, ये जो ग्रेट लेक्स हैं उसके आसपास का जो भाग है लॉरेंशियन, ये ठीक है, ये सब क्या है, ये उसी समय का बना हुआ है। भारत में धारवाड़, धारवाड़ कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें, छोटा नागपुर, ये छोटा नागपुर की चट्टानें, उसके बाद अरावली क्रम, अरावली पर्वत, दिल्ली क्रम की चट्टानें, ये सब क्या है, ये सब प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी या चर्नियन हलचल का परिणाम स्वरूप है। आप पढ़ते हैं कि अरावली पर्वत भारत में सबसे पुराना पर्वत है, ठीक है। तो
तो ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अभी हम इस एंशिएंट टू मॉडर्न की तरफ आ रहे हैं, यानी प्राचीन से नवीन की तरफ चले जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमें जो कालखंड मिला, अब उसको आप एक नाम याद रख लीजिए कि ये प्री कैम्ब्रियन एरा है। ठीक है, इस प्री कैम्ब्रियन एरा में क्या हुआ, जो घटनाएं घटी वो घटनाएं मैंने आपको बताई। क्या विशेषताएं मिली, ग्रेनाइट, चट्टानी ग्रेनाइट प्रकार की मिली, जीवाश्मों का उसमें अभाव रहा। ठीक है, और उसमें जो माउंटेन, एक बात और है, विश्व में बहुत सारे पर्वत हैं, विभिन्न प्रकार के पर्वत हैं। कोई नॉर्मल हम बात करते हैं तो माउंटेन का मतलब माउंटेन नहीं, माउंटेन का मतलब बहुत कुछ। ठीक है, कि माउंटेन वो किस टाइप का माउंटेन है, वो फोल्डेड माउंटेन है या वो ब्लॉक है या वो हॉर्स्ट है या वो भ्रंशोथ पर्वत है या वो डोम माउंटेन है या वो रेसिडुअल माउंटेन है। ठीक है, या वो संग्रहित पर्वत है। कितने सारे नाम अभी मैंने आपको बोले, लेकिन हम लोग जब नॉर्मल बोलचाल में कोई बोलता है तो माउंटेन, पर्वत, सिर्फ एक शब्द पर्वत। लेकिन भूगोल के विद्यार्थी होने के साथ आपको ये याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पर्वत तो कैसा पर्वत, किस प्रकार का पर्वत, किस टाइप का पर्वत। ठीक है, टाइप से मतलब निकल के आया कि उसकी ओरिजिन क्या है, वो कौन सी क्रिया के परिणाम स्वरूप बना है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे ये बता दे रहा हूँ अलग से, जो आगे भी आपको माउंटेन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आएगी। अब तक पृथ्वी पे 4 प्रकार की हलचल या 4 प्रकार की ओरिजिन हो चुकी हैं, जिनमें से एक सबसे पहली थी प्री कैम्ब्रियन या चर्नियन, दूसरी कैलेडोनियन, तीसरी हर्सिनियन और चौथी अल्पाइन। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए चाहें तो। सबसे पहली चर्नियन या प्री कैम्ब्रियन, दूसरा ये सबसे पहले हुई पृथ्वी पे और इस पे अरावली बना। तो आप देख लीजिए भारत में अरावली सबसे पुराना पर्वत कहा जाता है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन या चर्नियन, दूसरा कैलेडोनियन, तीसरा हर्सिनियन और चौथा अल्पाइन। यानी अल्पाइन जो हलचल है वो सबसे नई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्पाइन क्रम के जो पर्वत होंगे वो सबसे नवीन पर्वत होंगे इस विश्व में। ये भारत की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है, पूरे संसार की बात हो रही है, पूरे ग्लोब की बात हो रही है। तो अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि पूरे विश्व में जो पर्वतों का निर्माण हुआ है वो 4 प्रकार की हलचलों से हुआ है, जिसमें पहली प्री कैम्ब्रियन या चर्नियन, दूसरी कैलेडोनियन, तीसरी हर्सिनियन और लास्ट अल्पाइन। तो अब कहीं लिखा मिलता है, बहुत सारी जगह आपको ये लिखा मिलेगा कि अल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण हुआ, या अल्पाइन क्रम के पर्वतों की ये विशेषता होती है, या कैलेडोनियन क्रम के पर्वतों की ये विशेषता होती है, या हर्सिनियन क्रम के पर्वतों में ऐसा पाया जाता है। तो आपको समझ लेना है कि हर्सिनियन क्रम के पर्वत कौन से युग, अभी टाइम आएगा इसमें, कहाँ बने। ठीक है, कौन से टाइम पीरियड में बने और वो कहाँ कहाँ विश्व में फैले हुए हैं। अल्पाइन क्रम के हैं तो कौन से टाइम पीरियड में बने और विश्व में कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो मुझे लगता है प्री कैम्ब्रियन वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ हम बस इन अब हमारे पास ये 3 चीज़ें सिर्फ बची, जिसको हम महाकल्प, कल्प और युग भी कह देते हैं। महाकल्प, कल्प और युग भी कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए पुराने से नया हमें चलना है। तो इसमें हमने क्या बताया था अभी, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक या कैनोजोइक और लास्ट नियोजोइक। तो आप इसमें लिख लीजिए, यहाँ से पुराने से नया चलना है ना भाई, एंशिएंट टू मॉडर्न हमें आना है, प्राचीन से नवीन की तरफ जाना है। तो आप लिख सकते हैं पैलियोजोइक। पैलियोजोइक क्या, एरा, महाकल्प, बड़ा कालखंड हो गया। ठीक है, दूसरा उसके बाद मेसोजोइक, तीसरा सीनोजोइक और चौथा नियोजोइक। पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। इससे पहले प्रोटीरोजोइक, आर्कियोजोइक, उनका कंबाइंड फॉर्म प्री कैम्ब्रियन। समझ आ गया? ठीक है, अब इन्हीं के पैरेलल में इनको हम एक बोल देते हैं, यहाँ जो पीरियड है उसको हम बोल देते हैं क्या, सबसे पहले प्राथमिक, प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी
और ये क्वार्टरनरी। ठीक है, पैलोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पैलोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, सबसे पुराना जो जितना अभी हमने जो पढ़ रहे हैं इस समय, इससे पुराना हम पहले देख चुके हैं, उसको आप यहाँ लिख लेंगे, साइड में टेबल बना सकते हैं। प्रोटीरोजोइक और आर्कियोजोइक, और वो क्या बन जाएंगे, इयोन्स बन जाएंगे। अभी आपको बताया, सारी चीज़ें एक साथ लिखवा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं उसको अलग अलग स्टेप में समझा रहा हूँ। सबसे पुराना जो था वो हमने पढ़ लिया, क्या स्थितियाँ बनी, कहाँ कहाँ चीज़ें क्या जमाव हुए, किस प्रकार के हुए, कौन सी पर्वत निर्माणकारी घटना घटी और कौन कौन से पर्वत उसमें बने, वो हमने अभी देखा। कि जो सुपीरियर झील के आसपास का क्षेत्र, सुपीरियर झील आप जानते हैं यूएसए में है, और उसके पूरा 5 झीलों का समूह है, और उसके आसपास का जो उसको लॉरेंशियन शील्ड भी बोल देते हैं, वहाँ पर जो छोटे मोटे पर्वतों का निर्माण हुआ है वो क्या है, वो प्री कैम्ब्रियन पर्वत की बात हुई है। ठीक है, भारत में अरावली क्रम, उसके बाद दिल्ली क्रम की जो छोटी पहाड़ियाँ इस समय हैं, वो सारी वो सब उसी समय की बनी हुई हैं। तो अब हमारे पास क्या बचता है, उसी के आगे की बात करेंगे। तो पैलेजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, इसके साथ यहाँ जब हम इनको पीरियड में कन्वर्ट करते हैं तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। ठीक है, इसका जो समय था, इसके समय की अगर हम बात करें तो वो आज से 59 करोड़ से 4.0 अरब बिलियन। ठीक है, यानी जो पहले जो एक एरा की बात अगर हम करें तो आज से 59 करोड़ साल से पहले तक का, यानी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय के बाद का जो 4 अरब वर्ष थे, वहाँ से लेके और 59 करोड़ तक का जो समय, या आप इसको कह सकते हैं कि आज से 59 करोड़ साल पहले से 4 अरब साल तक का जो समय था वो क्या था, वो ये पैलेजोइक एरा के अंतर्गत, जिसको हम प्राइमरी भी कह देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सारे अगर पूरी जो 4.6 बिलियन वाला टाइम है उसको हम सब में याद करेंगे, आगे तो नहीं कर पाएंगे। ये बड़े बड़े कालखंडों में आप याद कर सकते हैं कि उत्पत्ति के बाद आपको मैंने बताया था कि 0.6 बिलियन ईयर्स में वो बन गई थी, उस पर रॉक्स बननी शुरू हो गई थी, उसका क्रस्ट बन गया था। तो 4.6 में से 6 हटा दीजिए तो 4 रह गया, अभी मैंने आपको लिखा था, तो वो 4 और यहाँ 59 करोड़। तो 59 आज से 59 करोड़ से लेके 4 अरब साल तक का जो समय था वो क्या था, वो पैलेजोइक एरा था। पुराजीवी कल्प, पुराजीवी महाकल्प, इसको पुराजीवी महाकल्प भी कहते हैं। ठीक है, पुरा से ही आपको समझ में आ रहा है, पुरा से मीन्स प्राचीन, तो ये प्राचीन, ये मध्य, ये इसको नवीन नव बोलते हैं और इसको एकदम नवीन नया, एकदम नया बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है आपकी समझ में आ रही होगी। पैलेजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। यहाँ एरा, यहाँ पीरियड और उधर इपॉक, अभी कुछ इपॉक भी होने वाला है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी, एक एक शब्द आपको याद करना है, ये प्राथमिक, ये द्वितीयक, ये तृतीयक, ये चतुर्थक। ठीक है, इसकी बात चलो भी करेंगे, तब बताएंगे इसमें क्या खास है, इसमें बहुत कुछ माउंटेन से रिलेटेड खास है। अब इसकी बात, अब हम पहले जो एक इरा को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या क्या निकल के आएगा, तो हमारे पास 6 कालखंड निकल के आते हैं। पहले जो एक इरा को जब हम छोटे टुकड़ों में, छोटे कालखंडों में तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएंगे, 6 कालखंड निकल के आएंगे, जिसमें से सबसे पहला कैम्ब्रियन, दूसरा ऑर्डोविसियन, तीसरा सिलूरियन, चौथा डिवोनियन, उसके बाद कार्बोनिफेरस और उसके बाद पर्मियन। देखिए ये नाम भी आपको एकदम नए लग रहे होंगे। ठीक है, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये जो टर्म यूज़ किए गए हैं, ये नामकरण किए गए हैं, ये किसी आधार पे किए गए हैं, किसी चीज़ के नाम पर किए गए हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको जब करेंगे तो आप एक बात और कर सकते हैं, चाहे इस टाइप का टेबल बना लें। अब इसके आगे आपको 6 लिखने होंगे, यहाँ पे 6 पॉइंट लिखने होंगे और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना होगा।
ये पुराना और इसमें भी पुराना, सबसे पुराना, फिर उससे नया, फिर उससे नया, फिर उससे नया, फिर सबसे नया, यहाँ तक आए। ये बात समझ में आ रही है? ये एक कालखंड हो गया। इस कालखंड को हमने 6 कालखंडों में तोड़ा। तो उन 6 कालखंडों में भी तो कुछ ऐसा होगा कि सबसे पुराना कौन था, फिर उसके बाद, ये इतनी बात समझ में आ रही है? इस पूरे कालखंड को फिर हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ा। जैसे मैंने आपको बताया, 1 साल, उसके 12 महीने, फिर 12 महीने में 1 महीना, 1 महीने में 30 दिन, फिर उनको दिनों में तोड़ा। तो उस टाइप से आप समझ सकते हैं कि 1 साल के 12 महीने आपने ये बना दिए, उनमें आपने इस तरीके से इनके डिवीज़न किए। तो जिनमें आपने नाम जो रखा वो क्या रखा? कैम्ब्रियन, ठीक है, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस। और पर्मियन। ठीक है, साथ साथ लिखते जाइए। पहले जो एक प्राइमरी और उसके 6 भाग में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। अब इन कालखंडों के ये नाम क्यों रखे गए हैं, इनके पीछे क्या हो सकता है? जैसे अभी आपने पिछले कुछ दिनों पहले चक्रवात आ रहे थे, तो आपने देखा कि चक्रवातों के नामकरण थे, कभी रीटा और कैटरीना, और ये पूरे विश्व में इस तरह से नाम, और भारत में अलग टाइप के नाम रखे जाते हैं। तो नाम का भी एक आधार होता है कि उसके तटवर्ती जो देश हैं वो 1 बाय 1 करके उनका नाम रखते हैं, वो अपनी किसी वस्तु के आधार पर उनका नाम रख देते हैं। तो इसी टाइप से ये चीज़ें भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। इसमें जितना भी ये जो टर्म्स यूज हुए हैं वो मोस्टली यूरोपियन लैंग्वेज है सारी, ठीक है। उसमें भी ब्रिटेन और जर्मनी, खासकर जो ब्रिटिश लैंग्वेज है वो, और दूसरा जर्मनी। अब देखिए कैम्ब्रियन, कैम्ब्रिया, कैम्ब्रिज, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिया नाम का एक स्थान है, यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिया नाम का एक स्थान है। यहाँ तक कि कुछ बुक्स में ये भी लिखा है कि जो वेल्स है उसको लैटिन भाषा में कैम्ब्रिया कहते थे। तो यहाँ उस कैम्ब्रिया स्थान के नाम पर इसको कैम्ब्रियन कहा गया, ठीक है। जो प्री कैम्ब्रियन था वो कैम्ब्रिया से पूर्व था, कैम्ब्रिया से पहले था। ये देखिए आपस में बातें यहाँ पे मिल गई। वो प्री कैम्ब्रियन था तो कैम्ब्रिया से पहले था, और ये क्या है, अब कैम्ब्रिया शुरू हुआ। जैसे ईसा के जन्म की बात होती है BC और ये AD सब करते हैं, अब वैसे ही कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन हो गया। तो ये कैम्ब्रियन, ठीक है। कैम्ब्रियन क्यों? क्योंकि कैम्ब्रियन में कैम्ब्रिया नाम का एक स्थान यूनाइटेड किंगडम में था, उसकी वजह से इसका नाम कैम्ब्रियन पड़ा। ऑर्डोविसियन, ऑर्डोविसिस नाम की एक ब्रिटिश जनजाति उत्तरी वेल्स, नॉर्थ वेल्स में एक ट्राइब्स थी जिनको ऑर्डोविसिस कहा जाता था। तो उस ऑर्डोविसिस जनजाति के नाम पे, ब्रिटिश जनजाति के नाम पे इस कालखंड का नाम क्या रखा गया? ऑर्डोविसियन रखा गया। देखिए भारत में आपने देखा है गोंडवाना लैंड, कभी आपने उस चीज़ को ध्यान दिया, सोचा कभी उसको? गोंडवाना लैंड, और गोंड नाम की वहाँ जनजाति भी मिलती है, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड और गोंड दोनों का रिलेशन आपस में बना। इसी तरीके से ऑर्डोविसिस और ऑर्डोविसियन कालखंड, समय, एपॉक। उसके बाद अगला सिलूर, सिलूर के साथ भी यही चीज़ है। सिलूर नाम की भी एक जनजाति जो वेल्स में थी, बस दक्षिणी वेल्स में थी। ये उत्तरी वेल्स में, ये दक्षिणी वेल्स में। और उस सिलूर नाम की जनजाति के नाम पर इसका जो कालखंड है इसका क्या नाम रख दिया गया? सिलूरियन नाम रख दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट डिवोनियन, डिवोनियन नाम का एक स्थान था डेवोनशायर। डेवोनशायर जैसे लंकाशायर, ऐसे नाम सुने आपने? यूनाइटेड किंगडम में आपको ऐसे नाम सुनने को मिलते हैं। नामों से भी हम, भूगोल की यही विशेषता है, नामों से भी हम इस स्थान का पता लगा लेते हैं कि वहाँ ये कहाँ की बात होगी।
किसी भी स्थान का नाम या किसी भी व्यक्ति के नाम पर भी हम भूगोल में एक आंकड़ा लगा लेते हैं कि ये किस स्थान की बात हो रही होगी। जैसे चाइनीज़ नाम या जापान या रूस या अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन, इस सारे जगह के नामों को देख के हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो व्यक्ति किस देश का रहने वाला हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या था, जैसे लंकाशायर ऐसी डेवोनशायर लंकाशायर बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पे कुछ मिलता है, कोई खनिज मिलता है, क्या मिलता है आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये डेवोनशायर के नाम पे इसको क्या रखा गया, इसका नाम डेवोनियन पीरियड रखा गया, डेवोनियन इपॉक रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट कार्बोनिफेरस। उससे पहले एक बात और, सिलूरियन। अभी हमने बात की थी कि प्री कैम्ब्रियन में एक हलचल हुई थी जिसका नाम था चर्नियन हलचल, ठीक है, या प्री कैम्ब्रियन हलचल। उसके बाद जो अगली हलचल पर्वत निर्माणकारी हुई जो मैंने आपको बताई थी कैलेडोनियन, वो कैलेडोनियन इस सिलूरियन वाले समय में हुई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पहली हलचल कब हुई, प्री कैम्ब्रियन में, और दूसरी हलचल जो हुई वो सिलूरियन में हुई। ठीक है, तो दूसरी हलचल सिलूरियन में हुई, पहली हलचल प्री कैम्ब्रियन में हुई। अब कार्बोनिफेरस में क्या आपको कुछ सुनने में ही लग रहा होगा, कार्बोनिफेरस। ठीक है, कार्बोनिफेरस में आपको कार्बन किस में मिलेगा, कार्बन आपको कोयले में मिलेगा। ठीक है, तो हम इस टाइप से भी कह सकते हैं कि कार्बोनिफेरस काल में कार्बन मिला, और कार्बन कहाँ मिला, कोयले में मिला। ठीक है, कार्बोनिफेरस वो समय था, वो कालखंड था जब बड़े बड़े वृक्ष की उत्पत्ति हो चुकी थी। और बड़े बड़े वृक्ष, आप देखिए कोयला कहाँ से मिलेगा, वृक्षों से ही कोयला मिलेगा। ठीक है, कोयला कहाँ से मिलता है, पेड़ों से मिलता है, और पेड़ों किससे मिलेगा, प्लांट से नहीं मिलेगा, ट्रीज से मिलेगा, बड़े बड़े पेड़ों से, बड़े बड़े वृक्षों से मिलेगा। तो पृथ्वी पर उस समय उसको वृक्षों का समय भी कह देते हैं, इस कालखंड को बड़े वृक्षों का समय भी कह देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसको बड़े वृक्षों का समय भी कह देते हैं। तो अब आप देखिए कार्बोनिफेरस काल में बड़े वृक्ष थे, और उनका जब पृथ्वी में धसाव हुआ, धसाव के साथ वो वृक्ष धसे, और उस धसाव में टेम्परेचर और प्रेशर की अधिकता के कारण क्या हुआ, कोयले का निर्माण हुआ, कोयले के जमाव हुए। देखिए जमाव ही हो रहा है ना, हर जगह जमाव की बात आ रही है। अब आप देखिए जमाव, यहाँ कोयले का जमाव हो रहा है, वनस्पतियाँ आ गई, जीवन आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि चट्टानों में जीवाश्म भी मिलने लगे होंगे, अब सादी प्रकार की चट्टानें बनने लगी। ठीक है, ये चीज़ें साथ साथ आपको ध्यान रखनी है कि ग्रेनाइट कहाँ कब तक थी, वो आपने देखा आका गोला थी, तब तक ग्रेनाइट थी। उसके बाद क्या हुआ, जीवन जब आया, तो जीवन के बाद पेड़ पौधे, सभी जीवित लिविंग थिंग्स में आते हैं, तो पेड़ पौधे जब आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जीवन आया, और जीवन आया तो यहाँ जीवाश्म आएंगे, चट्टानों में जीवाश्म मिलेंगे, और चट्टानों में अगर जीवाश्म मिलता है तो इसका मतलब क्या है, वो सेडिमेंट्री टाइप की रॉक्स होंगी या अवसादी चट्टानें होंगी, या जिनको हम कहते हैं निक्षेप के कारण, निक्षेप से बन रही हैं, अवसादों से बन रही हैं, डिपोजिशन से बन रही हैं, तो अवसादी चट्टान या निक्षेप जनित चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो इसमें कार्बोनिफेरस। उसके बाद पर्मियन, तो पर्मियन की स्थिति भी यही है। पर्मियन भी पूर्व सोवियत संघ में एक प्लेस था, पर्मी प्लेस। उस पर्मी प्लेस के नाम पे इस कालखंड का नाम क्या पड़ा, पर्मियन कालखंड पड़ा। ठीक है, तो पर्मियन एक बात के लिए और फेमस है, एक बात के लिए दूसरी, वो बात क्या है, वो बात है कि इस समय तीसरी हलचल, हर्सिनियन हलचल, ठीक है, हर्सिनियन हलचल भी पृथ्वी पर हो चुकी थी, जिससे माउंटेन बने। ठीक है, हर्सिनियन हलचल। तो पहली हलचल प्री कैम्ब्रियन टाइम में, या प्री कैम्ब्रियन हलचल या चर्नियन आपने उसको नाम दिया, दूसरा आपने सिलूरियन में जिसको कैलेडोनियन नाम दिया, और तीसरा आपने पर्मियन जिसमें आपने हर्सिनियन नाम दिया। ठीक है, तो एक बात और, जो कार्बोनिफेरस था उसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जमाव भी हुआ। ठीक है, जो कार्बोनिफेरस था उसमें कोयले के साथ साथ गोंडवाना क्रम की चट्टानों का भी जमाव हुआ। ये बात भी आप अपने साथ साथ उसमें लिखते चलें। तो पर्मियन, ऑर्डोविशियन मैंने आपको कैम्ब्रियन बता दिया,
ऑर्डोविशियन, सिलूरियन में हाँ, सिलूरियन में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, अपलेशियन, स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेवियन। जो माउंटेन बने कैलेडोनियन में वो अपलेशियन और स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया। अपलेशियन ये, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ अमेरिका में, आप देखिए यहाँ पर अपलेशियन माउंटेन। दूसरा स्कॉटलैंड ये, और तीसरा स्कैंडिनेविया ये। आप रीजनल स्टडी कर चुके हैं, आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि रीजनल स्टडी करने का मतलब ही ये होता है कि जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस समय टॉपिक पढ़ते समय जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उनको हम, उनकी जो फिगर है या जो लोकेशन है वो हमारे माइंड में तुरंत आ जाए कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो कैलेडोनियन हलचल की बात अगर हम कर रहे हैं, मैंने आपको उस समय ये बताया था प्री कैम्ब्रियन वाला, दूसरा कैलेडोनियन हो गया। तो कैलेडोनियन में आप देखिए ये अपलेशियन हो गया, दूसरा आपका स्कैंडिनेवियन हो गया और तीसरा आपका स्कॉटलैंड वाला हो गया। ठीक है, ये स्कैंडिनेविया को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मुझे लगता है जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें आपको फिर से स्कैंडिनेविया का नाम मिलेगा और उस समय स्कैंडिनेविया आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेगा। तो पहली हलचल आपने देख ली, पहली हलचल हुई थी प्री कैम्ब्रियन में, उससे रिलेटेड माउंटेन पता चल गया। दूसरी कैलेडोनियन जो आपके सिलूरियन टाइम में हुई। अब आप उसको देखिए कैसे यहाँ पे मैच करेंगे। पहले जो एक एरा, ठीक है, पुराजीवी महाकल्प और उसका प्राइमरी कल्प या आप कह सकते हैं प्राथमिक प्राइमरी पीरियड और प्राथमिक कल्प, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा हुआ? सिलूरियन किस पे बनाया था? सिलूर जनजाति के नाम पे बनाया था। कहाँ मिलती है? दक्षिणी वेल्स में मिलती है। ये उत्तरी वेल्स में ऑर्डोविशियन मिलता था। और इसमें क्या हुआ? पर्वत निर्माणकारी एक घटना घटी जिसको हम कैलेडोनियन हलचल बोलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपलेशियन, स्कॉटलैंड और आपके स्कैंडिनेविया के पर्वत बने। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात कर रहे थे पर्मियन की। तो पर्मियन में तीसरी हलचल जिसका नाम था हर्सिनियन, और हर्सिनियन में ब्लैक फॉरेस्ट, स्पेनिश मेसेटा, वॉस्टेस और अल्टाई और थ्यानशान। इसमें आप फिर से देख लीजिए हर्सिनियन हलचल में क्या क्या बना? स्पेनिश मेसेटा, यहाँ स्पेन। ब्लैक फॉरेस्ट वॉस्टेस जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट कोई जंगल नहीं है, काला जंगल नहीं है, ब्लैक फॉरेस्ट एक माउंटेन का नाम है यहाँ जर्मनी में। ठीक है, और थ्यानशान यहाँ। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन से कालखंड में कौन सा माउंटेन ओरिजिनी हुआ और उसमें कौन कौन से माउंटेन बन के तैयार हुए। तो पहले जो एक के बाद फिर हम ये हमारा कंप्लीट हो गया, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। उसके बाद हम अगले में आते हैं जो हमारा क्या बनता है? मेसोजोइक के 3 पार्ट बनते हैं, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। ट्रियासिक देखिए सेकेंडरी में आ गया, इसके 3 पार्ट बनेंगे, 1 2 3। ये नंबर नहीं लिखना है आपको, बस आप सिर्फ ना ये लिखेंगे, मैंने सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से लिख दिया था। ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। ट्राई 3 जर्मनी में थ्री फोल्ड डिपोजिशन हुआ था।
3 लेयर डिपोजिशन हुआ था, जिसकी वजह से इसको क्या कहा गया, ट्रियासिक। जुरासिक, स्विट्जरलैंड में एक जूरा नाम का पर्वत है, सुना होगा आपने, स्विट्जरलैंड में जूरा नाम का पर्वत है। उस जूरा नाम के पर्वत पे इस कालखंड का नाम क्या रखा गया, जुरासिक। और जुरासिक आप एक और चीज़ से जानते हैं, सबको पता होगा, डायनासोर के लिए। तो जुरासिक काल में डायनासोर की उत्पत्ति भी थी, डायनासोर का समय भी था। और लास्ट ये हमारे लिए खैर कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है डायनासोर वगैरह, क्रेटेशियस, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट। क्रेटेशियस, क्रीटा, क्रीटा लैटिन भाषा में क्रीटा का मतलब खड़िया या चौक होता है। क्रीटा, क्रीटा का मतलब लैटिन भाषा में क्या होता है, खड़िया या चौक होता है। ठीक है, तो खड़िया या चौक, इसका जमाव हुआ, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स ही हुई, इन सब का जमाव हुआ, उसको हमने उसके नाम पे क्या कह दिया, क्रेटेशियस कह दिया। और क्रेटेशियस काल में एक और ख़ास बात हमारे देश में भी हुई, जहाँ दक्षिणी जो पठार है वहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा का निर्माण हुआ, लावा की चादर वहाँ पे एक दिखाई दी हमें। ठीक है, और तो ये 3 हो गए। इसके बाद ये यहाँ से हमारे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, उसके बाद जुरासिक, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। ठीक है, अब हमारा नया बनता है ये अगला, सीनोजोइक या कैनेजोइक। इसके 5 कालखंड हैं, जिनमें पैलियोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन। ठीक है, पैलियोसीन, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन। ठीक है, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन। यहाँ से सारा क्रम ध्यान रखना है। ये पूरा किसके साथ है, पुराजीवी के साथ है, पैलियोजोइक के साथ है। पैलियोजोइक प्राइमरी, पैलियोजोइक एरा, प्राइमरी पीरियड, और ये सारे इपॉक, जिसमें से कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, इसके बाद हम मेसोजोइक एरा में आए। मेसोजोइक एरा या सेकेंडरी पीरियड, उसके साथ ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। और इसके बाद हमारा तीसरा कौन सा आया, सीनोजोइक, सीनोजोइक एरा, टर्शरी पीरियड, और इसके जो कालखंड हुए वो पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन। पैलियोसीन, इसका पैलियो से मतलब प्राचीन से होता है। ठीक है, इयोस का मतलब दिन की शुरुआत। ये जितने भी जो मीनिंग निकल के आ रहे हैं वो सारे के सारे ब्रिटिश लैंग्वेज है, सारी यूरोपियन लैंग्वेज है, सॉरी, इसमें जर्मनी और ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा रोल रहा है। ठीक है, तो इयोस का मतलब दिन की शुरुआत होता है। और ओलिगोसीन, ओलिगो का मतलब छोटा, और मायो, ये भी जर्मनी का वर्ड है, इसका भी मतलब क्या होता है, छोटा। और जो प्लियोसीन है, इसका मतलब होता है, प्लियो का मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा या दीर्घ। तो इन आधारों पे ये नाम रखे गए हैं। इनमें कुछ और ख़ास बात ये है कि जो इयोसीन है, इयोसीन काल में एक खास बात यह है कि ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ। भारत के बृहद हिमालय की उत्पत्ति इयोसीन काल से स्टार्ट हुई। ये बात आपको याद रखनी है। ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति का कालखंड अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है ग्रेट हिमालय, इयोसीन और आपका टर्शरी। हाँ, टर्शरी की बात मैं उस समय कर रहा था, टर्शरी पीरियड। और हिमालय क्या है, एक माउंटेन। कैसा माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन, मोड़दार पर्वत। तो जब कभी मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की बात आती है तो क्या आता है, ये इसकी बात आती है तृतीयक युगीन मोड़दार पर्वत। टर्शरी पीरियड के मोड़दार पर्वतों के विषय में ऐसा बताइए, या इनकी विशेषता लिखिए, या इनके बारे में कुछ। तो आपको ध्यान देना है कि टर्शरी पीरियड में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति।
के बारे में बताया गया है, सबसे ज़्यादा कहा गया है। और टर्शरी पीरियड में, टर्शरी पीरियड के जो 5 कालखंड हैं, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन, इसमें से जो इयोसीन काल है, उस इयोसीन काल में ग्रेट हिमालय का, भारत में 3 हिमालय की रेंजेस हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, या हम ऐसे हिंदी में कह सकते हैं बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। तो आप यहाँ देखिए इयोसीन काल में ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, ये बात। दूसरा है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में एक और विशेषता है, ओलिगोसीन, ओलिगोसीन में पूंछहीन बंदर, हिंदी में लिख दिया देखिए मैंने, इसको एपी बोलते हैं, ओलिगोसीन। कैनोजोइक या सीनोजोइक एरा के टर्शरी पीरियड, टर्शरी तृतीयक कल्प के ओलिगोसीन एपॉक में पूंछहीन बंदर की उत्पत्ति हुई, जिसको एपी बोलते हैं, जिसको मानव का पूर्वज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को हमें इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है, फिर माइंड में रखना है। ठीक है, पृथ्वी का स्वरूप धीरे धीरे बदलता चला जा रहा है। पहले आका गोला थी, फिर आदि उस जो प्री कैम्ब्रियन टाइम का जो लास्ट पोस्ट प्री कैम्ब्रियन पीरियड था, उसमें आदि महासागर में जीव की उत्पत्ति हुई। उसके बाद धीरे धीरे घास और वृक्ष, ये सब चीज़ें होते होते और क्या हुआ, पूंछहीन बंदर, एपी, जिसको मानव का पूर्वज कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति हुई और वो ओलिगोसीन समय कहलाया। ठीक है, उसके बाद मायोसीन, इसमें मध्य हिमालय, इस वाले में ग्रेट हिमालय बना था, इसमें मध्य हिमालय बना, मिडिल हिमालय या आप स्मॉलर भी कह सकते हैं, मिडिल हिमालय आप कह दीजिए इसको, मिडिल हिमालय। ठीक है, और लास्ट इसका कौन सा बचा, प्लियोसीन। प्लियोसीन को थोड़ा इसको बड़ा बोलते हैं, बड़ा इसका मीनिंग होता है बड़ा, इसका छोटा, ये मीनिंग सब यूरोपियन भाषा से लिए गए हैं। फिलहाल हमें इनके मीनिंग पे इतना ज़्यादा नहीं जाना है, याद करने के लिए आप मीनिंग को देख सकते हैं कि इनका मीनिंग से याद करने में आपको आसानी हो रही है। लेकिन इसमें जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन मिलेगा उससे रिलेटेड। ठीक है, तो प्लियोसीन में भी घटना बहुत सारी घटी, जिसमें ब्लैक सी, नॉर्थ सी और ब्लैक सी, नॉर्थ सी, ठीक है, कैस्पियन सी, अरब सागर, इन सब का निर्माण हुआ। किसमें, प्लियोसीन में। इसका कैनोजोइक, सीनोजोइक एरा, टर्शरी पीरियड और प्लीस्टोसीन इपॉक। इस प्लीस्टोसीन, इसको थोड़ा सा नीचे ही रखना था, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये इसके साथ हैं ये। ठीक है, इसका यहाँ लिख देंगे। तो ब्लैक सी, कैस्पियन सी, नॉर्थ सी, अरेबियन सी, इन सभी का जो निर्माण है वो कहाँ कब हुआ, इसके प्लियोसीन काल में हुआ। ठीक है, और भारत में मैदानों का निर्माण भी स्टार्ट हो चुका था। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मानव की उत्पत्ति भी इसमें हो चुकी थी, प्लियोसीन में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है नियोजोइक। नियोजोइक को हम क्वाटरनरी, और इसके हम बोलते हैं प्लीस्टोसीन और होलोसीन। ठीक है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन एक ऐसा वर्ड है जो जब कभी आता है तो उसके साथ एक टर्म जुड़ा होता है, आइस एज या हिमयुग या हिमानीकरण युग। प्लीस्टोसीन हिमानीकरण, प्लीस्टोसीन आइस एज, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे प्लीस्टोसीन के साथ। जो सबसे नया है नियोजोइक,
ठीक है, सबसे नए के दो पार्ट कर लिए हैं, होलोसीन और प्लीस्टोसीन। होलोसीन एकदम नया और प्लीस्टोसीन उससे थोड़ा सा पुराना। यानी पृथ्वी पे हम प्राचीन से नए की तरफ जब आए हैं तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। तो प्लीस्टोसीन में हम बात कर रहे हैं। प्लीस्टोसीन का नाम जब कहीं आता है तो उसके साथ हिमानीकरण या आइस एज या हिमयुग जुड़ा होता है। अब हिमयुग का क्या मतलब होता है? हिमयुग का मतलब होता है कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थान भी आप कह सकते हैं, विभिन्न स्थानों पर बर्फ़ की एक चादर जम गई थी, बर्फ़ की एक शीट जम गई थी बहुत बड़े विस्तृत भाग पर, जिसको आइस एज या हिमयुग कहा गया। तो वो कब हुआ? वो प्लीस्टोसीन काल में हुआ। देखिए कहाँ पृथ्वी आग का गोला थी और उस आग के गोले से धीरे 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 वो इस स्थिति में आ गई कि उस पर हिमयुग आ गया, आइस एज आ गई। ठीक है, और आइस एज से क्या हुआ? पृथ्वी का जो सरफेस थी, जो सतह थी, उस सतह पर विभिन्न स्थानों पर बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें जम गई, जिसको हिमानीकरण या हिमयुग कहा गया। ठीक है, तो अब हिमयुग के बारे में थोड़ा सा चीज़ें और हम देख लेते हैं कि हिमयुग कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ। प्लीस्टोसीन, आइस शीट, हिमयुग। एक बात और, प्लीस्टोसीन हिमयुग के साथ साथ चलो पहले मैं वर्ड में इसको बता देता हूँ। देखिए हिमयुग का जो हम देखेंगे स्थिति, तो अब ये देखिए सारा इस समय हिमयुग, आप इसको ये देखिए बर्फ़ से ढके जितना आपको वाइट वाइट पोर्शन दिख रहा है वो स्नोफिटेड एरिया है। ठीक है, तो वो हिमयुग पूरा, यह सारे जो भाग थे, अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का हिमयुग, यूरोप का हिमयुग, अभी आप देखिए उच्च अक्षांशों पे है ये। ठीक है, फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे ग्लोब में अक्षांश की स्थिति को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ निम्न, मध्य और उच्च ऐसा बनाएंगे और उसको फिर हम यूज़ भी करते हैं। तो आप देखिए ये उच्च अक्षांश दिखाई दे रहे हैं सारे। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है वो मध्य अक्षांश वाला है, ये वाला हिस्सा जो है वो निम्न अक्षांश वाला है। तो इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखिए निम्न अक्षांश में तो बर्फ़ जमने का कोई सवाल नहीं, जहाँ ये अगर एल्टीट्यूड उसका कम है तो यहाँ पे पूरी संभावना है। तो ये जो पूरे चीज़ें आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका और ये पूरा यूरोप सारा। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में विभिन्न हिमयुग हुए, विभिन्न नाम हुए उनके, जो नाम आपको याद रखने हैं। वो नाम है नेब्रास्कन, मैं नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, नेब्रास्कन, कंसान और इलिनोइन और विस्कॉन्सिन। ठीक है, नेब्रास्कन, नेब्रास्कन, कंसान और इलिनोइन और विस्कॉन्सिन। ठीक है, ये चार हिमयुग नॉर्थ अमेरिका में आए थे, जो आपको कंपटीशन में आ चुके हैं कई बार। चार हिमयुग अमेरिका में आए, जिसमें नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन। ये नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है। अब देखिए इनके नामों को भी लेके आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है कि ये ऐसे नाम कहाँ तक याद करें, क्या क्या याद करें। तो नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन, विस्कॉन्सिन आप वर्ल्ड रीजनल स्टडी कर चुके हैं, जिसमें आप नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में जाइए। यूएसए को अगर आपने ध्यान से देखा है, उसका फिजिकल और पॉलिटिकल मैप, यहाँ पर आपको पॉलिटिकल मैप की ज़रूरत पड़ने वाली है। यूएसए के जो स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, तो 50 स्टेट्स से मिलके बना है। और उन स्टेट्स की क्या विशेषता है कि वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बेस पे रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में बने हुए हैं लगभग। भारत की तरह नहीं कि वो इतनी सारी सीमाएं ऐसे बनी हुई हैं सारे स्टेट्स में। यहाँ पे एक भी स्टेट अक्षांश देशांतर के हिसाब से नहीं बना है, लेकिन अमेरिका में क्या आप देखेंगे सीधे सीधे आपको ऐसे ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो उसके स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के नाम पे ही ये नाम रखे गए हैं, नेब्रास्कन है या ये सारे और नाम हैं। ठीक है, तो आप चीज़ों को कोरिलेट करना सीखें कि कैसे हम एक कोई भी शब्द को अगर कहीं सुन रहे हैं तो उसका यूज़ भूगोल में कहाँ कहाँ हुआ है, और वो जितनी जगह में हुआ है वो एक ही शब्द से आपका काम चल जाएगा। तो ये जो हिमानीकरण है, जो हिमयुग हैं, उनसे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। वो अमेरिका के जो प्रांत कह सकते हैं या जो प्रदेश हैं, जो स्टेट्स हैं, उनके नामों पे इनका नाम रखा गया है। ठीक है,
एक बात और समझने वाली है कि दो हिमयुगों के बीच का जो गैप होता है उसको हम अवांतर युग बोलते हैं, इंटरग्लेशियन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इंटरग्लेशियन पीरियड बोलते हैं, अवांतर युग। तो अब जैसे एक बार सर्दी का मौसम आया, दोबारा फिर सर्दी अगर आएगी तो उसके बीच में गर्मी आ रही है, जैसे हम भारत में देख रहे हैं, अपने उत्तरी गोलार्ध में देख रहे हैं, अपने उत्तर भारत में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक हिमयुग आया, उसके बाद अगर दूसरा हिमयुग आएगा तो उसके बीच में कोई एक ऐसा युग आएगा जो हिम से रहित रहा होगा या बर्फ़ पिघल गई होगी। तो उस जो भाग को, यानी आप सीधा से याद रखिए कि दो हिमयुगों के बीच का जो अंतराल होता है उसको अवांतर युग कहते हैं, उसको इंटरग्लेशियन पीरियड कहते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई इसकी नेब्रास्कन, कंसान, इलिनॉय, विस्कॉन्सिन। हाँ, एक बात और, तो इनके बीच में जो इंटरग्लेशियन पीरियड आए, ठीक है, उनके नाम भी कुछ हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, नेब्रास्कन और कंसान के बीच में जो आया उसको अपटोनियन या एप्टोनियन कहा गया, एप्टोनियन। उसके बाद इसके और इसके बीच में यारमाउथ, और इसके बीच में संगमन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, नेब्रास्कन और कंसान के बीच में जो आया उसको कहा गया एप्टोनियन। कंसान और इलिनॉय के बीच में जो आया उसको कहा गया यारमाउथ। और इसके और इनके बीच में जो आया वो संगमन। इस सब पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी टाइप से ये तो नॉर्थ अमेरिका के थे, इनके पैरेलल में यूरोप में भी हुआ, जिनमें 4 नाम मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, आप इसको देखते रहिएगा, बल्कि चलिए थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ। जिसमें गुंज, मिंडेल, रेस और उर्म, ये 4 यूरोप के हिमयुग कहे गए। गुंज, मिंडेल, रेस और उर्म। अमेरिका के या नॉर्थ अमेरिका के हिमयुग नेब्रास्कन, कंसान, इलिनॉय, विस्कॉन्सिन। ठीक है, यूरोप में गुंज, मिंडेल, रेस और उर्म, ये क्या हैं? ये हिमयुग हैं। ये वो समय है जब नॉर्थ अमेरिका की धरती और यूरोप की धरती क्या हुआ, बर्फ़ की चादर से ढक गई थी, जिनका परिणाम क्या हुआ, जब ये बर्फ़ पिघली तो ग्रेट लेक्स बन के तैयार हुई। अमेरिका की महान झीलें, कौन सी? मीठे पानी की झील, सुपीरियर झील, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कही जाती है, सुपीरियर झील। आज मैंने दोनों झीलों का यहाँ पे नाम ले दिया। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कैस्पियन सी अभी बोला था, ठीक है, और ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिसको सुपीरियर झील कहा गया। और क्या बना? नॉर्वे के फ्योर्ड तट, फ्योर्ड, मैंने तट नहीं बोला, कोस्ट नहीं बोला, फ्योर्ड बोला। अब ये सब नई टर्म्स हैं, नई टेक्निक्स हैं। फ्योर्ड तट, नॉर्वे, आप ध्यान से देखिएगा इसको, नॉर्वे, ये देखिए नॉर्वेजियन सी लिखा है। नॉर्वे का तट बहुत ज़्यादा कटा फटा है और ये उच्च अक्षांश पे है, तो उच्च अक्षांश पे इस पे बर्फ़ और पानी एक साथ जम जाता है, यानी यहाँ से बर्फीली सारी बर्फ़ हमने उस दिन पढ़ा था आर्कटिक सर्किल। आप देखिए आर्कटिक सर्किल हमारा 66 डिग्री 30 मिनट ये रहा। तो नॉर्वे क्या है? आर्कटिक सर्किल पे है, और आर्कटिक सर्किल से उत्तर दिशा में जाने पे क्या होगा, सन जो रेज हैं बहुत हल्की रह जाती हैं, तो ये जो पूरा हिस्सा है वो कैसा रहता है, पूरे साल बर्फ से जमा रहता है। और यहाँ समुद्र भी है, तट भी है, ठीक है, तो वो पानी वो भी जमेगा क्योंकि यहाँ पे सनलाइट कम आ रही, हीट कम मिल रही है, और ये जो हिस्सा है ऊपर से इधर उत्तर से दक्षिण की तरफ जो चला आ रहा है वो सारी चीज़ें बर्फ़ में ढक जाती हैं। तो क्या बना उससे? नॉर्वे के फ्योर्ड तट, नॉर्वे के फ्योर्ड कोस्ट। फ्योर्ड क्या है, क्या इसकी विशेषता है, वो हम आगे जो टॉपिक आएंगे उनमें पढ़ेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि जो प्लीस्टोसीन वाला समय था उसमें सुपीरियर झील और आपके ये फ्योर्ड कोस्ट वगैरह ये सब बन के तैयार हुए, और मानव का विकास जारी रहा, मानव की जो क्रियाएं थी वो आगे बढ़ती चली गई, और लास्ट में क्या हुआ, होलोसीन, होलोसीन इपॉक, होलोसीन
होलोसीन को क्या कहा गया? होलोसीन को कहा गया एज ऑफ मैन, मानव का युग, जिसमें मानव ने पशुपालन और कृषि विभिन्न क्रियाकलाप करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी ये, और एक चीज़ और हाँ बनी यहाँ पे, जलवायु में शुष्कता आई और मरुस्थलों का निर्माण हुआ। ठीक है, प्लीस्टोसीन में जमाव हो रहा था और होलोसीन में जलवायु में शुष्कता आई, तापमान बढ़ा, और तापमान बढ़ने से क्या हुआ? मरुस्थलों का भी निर्माण हुआ। तो अब आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की वर्तमान स्थिति तक लगभग हम पहुंच गए, क्योंकि आप देखिए आपके गोले से चले थे और यहाँ तक हिमानीकरण और मरुस्थल की स्थितियों तक पहुंच गए। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि एरा, पीरियड, इपॉक, इसमें हम प्राचीन से नए की तरफ चलते हैं। तो पहले जोइक, इधर मेसोजोइक, इधर सीनोजोइक और यहाँ नियोजोइक, और इसके पैरेलल में यहाँ पहले जोइक के साथ प्राइमरी पीरियड, यहाँ सेकेंडरी पीरियड, ये टर्शरी पीरियड और ये क्वाटरनरी पीरियड। इसके बाद थोड़ा सा जो कठिनाई आपको पड़ेगी वो इनमें पड़ सकती है। तो इनके हमने 6 भाग किए हैं, जिसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। क्यों हमने ये नाम रखे हैं वो आपको सारी बातें मैंने अभी बताई, सारा समझाया है, और यहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं वो सारी घटनाएं बताई हैं। उसके बाद सेकेंडरी में ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस आता है। सेनोजोइक में पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन आता है, और हमारे सबसे नए नियोजोइक में प्लीस्टोसीन और होलोसीन आता है। ठीक है, तो आप एक फ्लो बना लीजिए, कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक 16 होंगे। ये 16 आपको बस याद रखने हैं। यहाँ से इनको भी आप अगर थोड़ा साइड कर देंगे तो वो भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से देखिए कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, यहाँ से लेके पूरा इसको आप एक बार पढ़ डालिए, 2-3 बार पढ़ डालिए, आपको सब समझ में आ जाएगा और इनकी क्या क्या घटनाएं घटी। बस एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी और आपको यहाँ साइड में चाहे यहीं लिख दें, इसके साथ यहाँ लिखते चलें कि ये जो टाइम, ये जो कालखंड था वो कब से कब तक रहा। जैसे कि बताया था जो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का ओरिजिन हुआ, उसके बाद से लेके अब तक का जो समय है, तो वो टाइम पीरियड आप इसके साथ यहाँ लिखिए, इसका वाला यहाँ, इसका वाला यहाँ, इसके 4 बस टाइम आपको याद रखने होंगे। ये जो टाइम तो आता है वो 20 लाख साल पुराने से लेके अब तक का आता है। तो सबसे नया हमारे पास प्लीस्टोसीन और होलोसीन है, वो 20 लाख साल पुराने से लेके आज तक का जो समय है वो सब आपका नियोजोइक या क्वाटरनरी या प्लीस्टोसीन और होलोसीन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आज थोड़ा कठिन तो लगा होगा आपको, लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना होगा, समझने की कोशिश की होगी, तो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। बाकी जो आपकी समस्याएं होंगी वो आप कमेंट सेक्शन में डालते रहिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दूँ। ओके, थैंक यू। थक गया आज तो मैं। आज आपको इंटरेस्ट नहीं आया होगा। अच्छा, ओ, वो हो जाता है, सफोकेशन टाइप का हो रहा था। कमेंट क्या आ रहा था कि आवाज़ आ रही है? ये वाला टॉपिक मुझे लगता है सबसे कठिन टॉपिक था।